हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 1 में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली थी। अब थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देख के फिर हम क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो। ओके सर। तो एक ये क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कर लो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हमें दिया हुआ है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में साइन पूछा कि वो कैसे होंगे। 2019 का एक क्वेश्चन था, सोच के ट्राई करो एक बार। जेड जिसके बारे में हमें बोला गया है, जेड इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 5, और दूसरा √3/2 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 5। ये दो इस तरह से दिया हुआ है। और पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जिसका रियल पार्ट आएगा और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा फाइनल, वो कैसा होगा। ये 2019 का ही क्वेश्चन है आपका। अब इसको करने के लिए क्या अप्रोच आपके हिसाब से रहेगी, क्या सिखाया गया आपको? सर सर ईवीएल फॉर्म में लगा दें इसे। कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। आपको मैंने बताया था, वेरी नाइस, कि भाई हायर पावर जब भी आए इसको कोशिश करो कि इसको अपन पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हायर पावर से जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगी। दूसरा तरीका तो यही है कि अगर आप इसको 5 बार तो करोगे नहीं, 5 बार करने के लिए चाहो तो बाइनोमियल भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो बाइनोमियल का भी यूज कर सकते हो, हाँ, है ना। x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n, तो यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में, तो आपको पता है कि ऑड वाली पावर कैंसिल हो जाएगी, इवन वाली पावर का ट्वाइस हो जाएगा। दूसरा और आसान क्या है कि आप कॉम्प्लेक्स का केस है तो इसको पहले कोशिश करो कि इसको पोलर और यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर आसान हो जाए तो। अगेन आपको करना सिखाया था मैंने, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको इसका r कितना आया बताओ? सर 1। और थीटा, सर π/3। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा अल्फा के बराबर होगा, है ना। थीटा किसके Yes. बराबर होगा? Yes, अल्फा sir. के बराबर। तो बेसिकली टेन थीटा आपका आ जाएगा y/x, दैट इज b/a, मतलब 1/2 और √3/2, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। 1/√3 मतलब 30 डिग्री, मतलब π/6, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको आप लिख दोगे r मतलब 1 e की पावर आयोटा π/6 की पावर 5। और यहाँ पे भी ये सेम इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो वो भी 1 आएगा, है ना। बोलो। यस सर। √3/2 माइनस आयोटा बाई 2, तो अगेन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। इसका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा निकालें तो अल्फा अगेन आपका π/6 ही आएगा, tan इनवर्स मॉड b/a, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एक्यूट एंगल। क्लियर है? अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। रियल पॉजिटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा के किसके बराबर होगा? सर माइनस माइनस अल्फा। माइनस अल्फा के बराबर। वेरी गुड, थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा तो हो जाएगा -π/, ये सब सिखा रखा है लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? यस यस सर। सर। तो जाएगा -π/6 की पावर 5। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा e की पावर आयोटा 5π/6, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा -5π/6। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा? cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6, है ना। और यहाँ से भी एक आएगा cos का टर्म, तो रियल पार्ट को साथ में अगर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5π/6, ये रियल पार्ट आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट में क्या क्या आएगा? उधर से एक साइन 5π/6 और इधर से एक साइन -5π/6, ये आएगा, है ना। यस सर। बता दो इनकी वैल्यू क्या आ रही है। अब ये यहाँ पे देखो, साइन की केस में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों Yes, sir. कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इमेजिनरी Yes, sir. पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट 0, तो यही ऑप्शन एक तो सही हो गया, बी वाला। अब रियल पार्ट को आपको देखना पड़ेगा, रियल पार्ट कैसा आ रहा है। खैर उसमें अब बाकी ऑप्शन तो अपने, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं? Yes, sir. और रियल पार्ट इसे कितना आ रहा है, इसका पूछते तो रियल पार्ट ऑफ z बेसिकली cos 5π/6 कितना हो जाएगा? cos 5π/6 -2 × cos 5π/6। cos 5π/6 को आप लिखोगे पाई माइनस π/6, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव हो जाएगा माइनस cos π/6, 30 डिग्री मतलब कितना आएगा? √3/2। √3/2. तो ये हो जाएगा
-√3/2 और ये फोर्थ क्वार्टर में भी सेम रहेगा, -√3/2 -√3/2 -√3/2 दो बार ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका बेसिकली Yes, रियल sir. पार्ट -√3 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया था -3, दैट इज गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन 2019 का था। अगेन जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब भी हायर पावर आए कोशिश करो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड √(a²+ b²), दूसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ द थीटा। और आर्ग्यूमेंट चारों क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं ये सिखाया था लास्ट क्लास में। एक बार मुझे रिकैप करा दो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट, अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अल्फा है तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ क्या आ जाएगा, सर Pi पाई minus पाई माइनस alpha अल्फा। वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस minus अल्फा माइनस alpha अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट का minus अल्फा alpha माइनस plus Pi माइनस plus alpha. alpha. माइनस पाई प्लस अल्फा। ओके ग्रेट। तो ये ध्यान रखना, ये आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका है। और दूसरा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऑलरेडी आपको पता है √(a²+ b² फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहां पे ये अल्फा जो हो जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, दैट इज tan इनवर्स mod ऑफ b/a। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल फिर एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला tan इनवर्स mod ऑफ b/a। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अगेन वही सेम चीज है जो आपको पता ही है कि भाई अपन इसमें जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y या फिर a प्लस आयोटा b, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। X minus iota y. x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का ध्यान रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए एकदम कॉन्सेप्चुअली, जो हम कभी ना भूले। प्रॉपर्ली एक बार देख लेते हैं। मान लो ये रियल एक्सिस हो गई आपकी, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सपोज जेड ये रहा आपका, मतलब ये आपका रियल पार्ट और उसका ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो गया। ठीक है, जिसका कोई ना कोई आर्गुमेंट थीटा होगा। अब ये जेड बार कहाँ पे आएगा, Sir, fourth quadrant में नीचे की तरफ. हाँ वेरी गुड। माइनस आयोटा वाई है तो बस नीचे की तरफ, जस्ट नीचे इसका शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे, इसी का नीचे मिरर इमेज वाई एक्स एक्सिस के बोर्ड, इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज रियल एक्सिस के बोर्ड। तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे इस बार आर्ग्यूमेंट आपका क्या आ जाएगा, थीटा। तो ये आपका आ जाएगा जेड बार। तो बताओ जेड बार का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस थीटा। Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये जेड है आपका तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ पे आएगा, जस्ट नीचे। अगेन इसका अगर मॉड्यूलस की बात करूं तो कितना आएगा इसका मॉड्यूलस, जेड बार का मॉड्यूलस, Under root x square plus y square. हाँ √(x² + y² सेम ही आएगा। मतलब जो जेड का मॉड्यूलस है वही जेड बार का ही मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस में कोई चेंज नहीं आएगा। एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी कि भाई आर्ग्यूमेंट हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स। सेकंड प्रॉपर्टी मॉड्यूलस हो जाएगा सेम, दोनों का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, सेम। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, जेड प्लस जेड बार, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 2x. 2x आ रहा है। मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ द जेड आ रहा है ना, बोलो ट्वाइस Yes, ऑफ sir. रियल पार्ट ऑफ जेड आ रहा है। तो अगर कोई बोलता है कि सर इफ जेड प्लस जेड बार अगर ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब जीरो हो रहा है मतलब रियल पार्ट ये वाला हिस्सा जीरो हो रहा है। Yes, sir. अगर ये जीरो हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, Imaginary. हाँ प्योरली इमेजिनरी। कैसा हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। क्यों, क्योंकि अगर जेड प्लस जेड बार दैट इज रियल पार्ट ऑफ द जेड अगर जीरो हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। दूसरा आपको उसको वाइस वर्सा भी याद रखना है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका यूज बहुत ज्यादा होगा। कैसे यूज होगा, कभी भी आपको ऑप्शंस में इस तरह का ऑप्शन है भाई ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑप्शन में एबीसीडी में कहीं ना कहीं ये दिया हो कि प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी को चेक करने का एक तरीका और क्या हो जाएगा कि जेड और जेड बार का एडिशन अगर जीरो आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम अगर जीरो आ रहा है मतलब प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से समझ जाना एक एक बात को, क्योंकि इनका सबका यूज क्वेश्चन में होगा। आपको हो सकता है ये सब बारे में पता हो, लेकिन क्वेश्चन में यूज अप्लाई आपको करना है और वहीं पे अप्लाई नहीं हो पाता बच्चों से। अगेन सर थर्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्योरली मतलब, या फिर ये इनका सम होगा। Sum complex और conjugate. क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, आ गया समझ में। ठीक है, जेड माइनस जेड बार को अगर डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 2y iota. हाँ 2y आयोटा, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो अगेन अगर मैं ये बोलूं प्योरली रियल है, प्योरली रियल है मतलब ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है ये जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा मतलब बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बराबर। ये बट ऑब्वियस भी है, बस Yes, sir. जीरो हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो मतलब जेड इक्वल टू जेड बार।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है, वो तभी पॉसिबल है जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो, रियल हो। मतलब रियल हो मतलब इस एक्सिस पे लाई करे। अगर यहाँ पे एक्सिस पे लाई करेगा तो जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएंगे, एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगेन बोथ द वे आपको इसको ध्यान रखना है। अगर प्योरली रियल है तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, या फिर जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट प्योरली इमेजिनरी है तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। क्या ये बातें समझ में आई? यस सर। ठीक है। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मैं कोई बात करता हूँ कि मान लो दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इन दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ और उस पर होल कॉन्जुगेट अगर लग गया, तो होल कॉन्जुगेट लगने पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा मान लो x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, दोनों का एडिशन x1 प्लस x2 अलग हो जाएंगे, आयोटा y1 प्लस y2 अलग हो जाएंगे, उस पर कॉन्जुगेट ओपन करेंगे तो क्या वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएंगे? यस सर, आ जाएंगे। है ना? तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो कॉन्जुगेट है ना ये हर जगह सेपरेट हो जाता है, ऐसे याद रखना। चाहे वो एडिशन का हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, कॉन्जुगेट आपका हर जगह क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगी और इसी पे क्वेश्चन आपको बनना है। चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, कॉन्जुगेट अगर होल कॉन्जुगेट है तो उसको आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो खुद से प्रूव भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल लेके प्रूव करोगे तो सारी चीज आ जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसको ध्यान रखना है। तो कॉन्जुगेट आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हर जगह सेपरेट आउट हो सकता है, ये ध्यान रखना। आगे जाके हम देखेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हर जगह सेपरेट नहीं होगा, लेकिन कॉन्जुगेट चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, आप इसको सेपरेट आउट अलग अलग कॉन्जुगेट इसको कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं कि अगर मान लो ये जो जेड और जेड कॉन्जुगेट मैंने निकाला है, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का अगर प्रोडक्ट करने तो देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई। अपन लास्ट क्लास में देखा था, रेशनलाइज करने पे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। यस सर। है ना? और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है क्या, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ जेड ये होता है, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि जेड और जेड कॉन्जुगेट को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर मिलता है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस में बहुत प्यारा रिलेशन है, जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इनडायरेक्टली यूज होगा, जो हमको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं ये जिसको यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे इनका रिजल्ट यूज होता है, तो बस दिमाग कहाँ लगाना है, इनको अप्लाई करने में। तो यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी क्या देखी मैंने, कि जेड और जेड कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा। अब क्वेश्चन में जनरली आपको कभी कभी ऐसा देंगे कि भाई इट इज अ यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर बोला, यूनिमॉड्यूलर बोला मतलब इसका मॉड्यूलस है आपका 1। तक मॉड्यूलस अगर 1 है तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि भाई अगर मॉड्यूलस 1 है तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है ना? तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जेड कॉन्जुगेट को 1/z भी हम लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। इसका भी यूज आगे जाके क्वेश्चंस में हम करेंगे। ठीक है, तो इस ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिनका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ये 1 हो जाता है, क्वेश्चन में कभी भी इसका 1 दिया है, आपको अब ये पूरी चीजें नहीं देंगे, आपको ये यूज करना, आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा क्या इसका यूज हो रहा है क्या। तो आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। कब? जब अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 है, इसका मतलब उसका कॉन्जुगेट उसके रेसिप्रोकल की क्या होगा, बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे मैंने लिख दी है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर जैसे मान लो पावर n है, जेड कॉन्जुगेट की होल पावर n, या फिर जेड की पावर n का होल कॉन्जुगेट, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका भी यूज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बस ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, हो जाएगा काम आपका। चलो, एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको ट्राई करते हैं, ध्यान से पढ़ो इसको। पढ़ो अच्छे से, खुद से जजमेंट लगाओ कि क्या दिया है, कैसे करेंगे। लगाओ दिमाग और बताओ कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अच्छा क्वेश्चन है।
बताओ क्या तरीका अपना है। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लेक्चर में अगेन ऐसा लेक्चर है जो अपने 2 लेक्चर में आपको 4 नंबर देके जाएगा। मतलब कोई चैप्टर अगर 2 लेक्चर में कंप्लीट करने के बाद 4 नंबर दे जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बताओ क्या करें इसके अंदर, कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पहले दिमाग में, क्या देख कंजुगेट रही है निकाल बताओ, ले। क्या करें। कंजुगेट सर निकाल पहले कंजुगेट निकाल लिया, मतलब अल्फा माइनस आयोटा। सुनो ध्यान, हाँ वेरी गुड। आपको ये वर्ड को ध्यान से देखना है कि भाई प्योरली रियल है, ये पूरा क्या है, प्योरली रियल हो। प्योरली रियल के लिए क्या कंडीशन सिखाई है आपको, कोई भी चीज अगर प्योरली रियल है तो उसके लिए क्या होगा। सर जेड जेड प्लस जेड जेड की मतलब वैल्यू जेड कंजुगेट माइनस जेड बराबर के 0। कंजुगेट की। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट 0 होना चाहिए। हाँ मतलब जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर होंगे, यही तो अभी बताया था आपको। देखो ध्यान यस से, सर। सर प्योरली रियल, देखो अगेन क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कभी ये मुझे ऐसा यूज करो। ये देखो ये टफ इसलिए बनता है, दिखने में बहुत आसान दिखता है कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला आपको, प्योरली रियल, तो आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि प्योरली रियल मतलब जेड और जेड कॉन्जुगेट आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और यहाँ पे इसी वर्ड का मैं यूज करूंगा। मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कुछ नाम दे देते हैं, अब इसके जेड ओमेगा ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो मान लो इसको नाम दे दिया आपने कुछ भी, मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा नाम दे दिया, चलो अल्फा तो ऑलरेडी आ रहा है, क्या नाम दे दे इसको, लेमडा नाम दे दिया। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई लेमडा है या फिर जेड जेड टू नाम दे दो, ठीक है। तो अगर प्योरली रियल है, प्योरली रियल इसका मतलब क्या बोलोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम होगा, बोलो। हाँ है ना। ये पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट आपका प्योरली रियल है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट अगर प्योरली रियल है तो मतलब वो पूरा ब्रैकेट और उसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां से मैं अप्लाई कर दूंगा प्योरली रियल की कंडीशन कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दिया हुआ है ओमेगा माइनस ओमेगा जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके कॉन्जुगेट की क्या होगा, बराबर होगा। ये इसके कॉन्जुगेट की क्या होगा, बराबर। पहली प्रॉपर्टी, पहले वर्ड को पढ़ के मैंने ये अप्लाई करा, क्या ये समझ में आया। यस सर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आरएचएस पार्ट को। सर इसमें ऊपर वाले सर तो ऊपर नीचे complex number है ना, कंजुगेट आप ले अलग लेते अलग हैं। प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट, वाली। कॉन्जुगेट के लिए वेरी गुड, आप एक ही चीज दिमाग में रखो, कॉन्जुगेट हर जगह सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या आया ना, बोलो। यस कॉन्जुगेट हर जगह सेपरेट हो जाता है। अब जैसे ये डिवाइड में तो अलग अलग हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा जेड, फिर सब्सट्रैक्शन में भी अलग अलग कर दूंगा, ओमेगा जेड का होल जेड का ओमेगा माइनस 1 माइनस जेड होगा। देखो जेड बार, क्या ये बात समझ में आई, बोलो। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर। सेम सेम ही आ चीज जाएगा आएगी। ना। सेम। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ चुकी है। अब इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या क्या बन रहा है, और देखते हैं फाइनल रिलेशन किस तरह से बन रहा है। तो कैसे करें इसको, सिंप्लीफाई करना अल्टीमेटली मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या बन रहा है ये। अच्छा अगेन और क्या दिया ऑप्शन में, प्योरली रियल दिया है, बस ओमेगा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल टू 0, जेड का 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। ओमेगा इस अल्फा प्लस इस प्योरली रियल, ठीक है। करते सिंप्लीफाई कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार इंटू जेड, ये इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओमेगा जेड बार, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस जेड के साथ। क्या ये सही लिखा है मैंने, बोलो, चेक करो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना। यस सर। यस यस सर। देखो जल्दी से सिंप्लीफाई करके देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई, फैक्टराइज करके देखो, मल्टीप्लाई करो फैक्टराइज करो देखो क्या बन रहा है रिलेशन, क्या क्या टर्म्स बच रही है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जो कर रहा हूँ मैं सही है कि नहीं। यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है मुझे, एक तो ये दिख रहा है कैंसिल होते हुए, और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या, ओमेगा जेड बार भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, बोलो।
बताओ ये यहाँ तक सही हुआ है? आपने किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, Yes, यहाँ तक sir. तो हुई है। तो फिर बताया करो ना जल्दी जल्दी, इससे क्या ओमेगा भी तो रिलेशन आ रहा है? कैंसिल। सर लेकिन ओमेगा पे बार, एक में ओमेगा पे बार है, एक में जेड पे बार है। हाँ तो ये अलग अलग है ना, ओमेगा जेड बार, यहाँ पे भी ओमेगा जेड बार, ये कैंसिल हुआ। ओमेगा बार जेड के साथ कैंसिल होता, आपके पास यहाँ पे क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बार ही तो आएगा। ये ओके सर। हाँ तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बार आया है, इसका मतलब सर प्योरली रियल होगा ओमेगा। हाँ प्योरली रियल फिर तो बीटा जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ बीटा जीरो के बराबर नहीं दिया है ना। ठीक है, मतलब कोई होना और सर कोई हम फैक्टर। इस ओमेगा बार जेड जेड को ओमेगा जेड जेड बार से कैंसिल कर सकते हैं। सर आखिरी वाली टर्म मतलब दोनों की जो थी वो कैंसिल हो सकती है जब एक में ओमेगा और एक में ओमेगा बार था तो। ओमेगा बार था उधर? हाँ सर। अच्छा यस फिर तो सर, ठीक होगी। हाँ वही हाँ बोल रहा था सर। मुझे लगा सेम था, ओमेगा बार था क्या उसमें? अच्छा हाँ यहाँ ओमेगा बार है, हाँ ठीक है। सर। आपका हाँ वो एक मेरे ख्याल दो फैक्टर बनेंगे आपके, एक तो यहाँ क्या बनेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार आया ना, यस राइट। और यहाँ से आपके एक एक तो आएगा ओमेगा बार जेड जेड कॉन्जुगेट, तो ओमेगा बार के साथ क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। और यस इधर से आएगा ओमेगा के साथ मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर, हाँ है ना। सही है सर। चेक करना अब ये सही है। यस तो इसमें से अब आप क्या कॉमन ले सकते हो, ओमेगा माइनस ओमेगा बार कॉमन ले लोगे। दो Yes, दो sir. फैक्टर बन रहे हैं इसके, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। ध्यान से देखो, फैक्टराइज ही करना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में एक्चुअली, यहाँ पे जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन नहीं हो रही। सर बाकी जेड का स्क्वायर कैसे हो गया, उसमें जेड है और इधर वाले में जेड बार है। तो जेड इंटू जेड बार जेड मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है ना, अभी बताया था। ठीक है, नहीं आया समझ में? ये मल्टीप्लाई होंगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा ना। Yes, बोलो, sir. ठीक है जल्दी जल्दी बोलो। तो यहाँ पे कितना कैलकुलेशन करना नहीं चाहिए मुझे वैसे तो। मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे वापस आपके पास बचेगा क्या, ओमेगा बार माइनस ओमेगा। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन सारी। तो यहाँ पे मेरे पास ओमेगा माइनस ओमेगा बार में कॉमन ले लूंगा, तो दूसरा बचेगा 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या फिर सेकंड फैक्टर 0 होगा। तो या तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार 0 हो, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मुझे Yes, बोला अल्बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, है ना। yes, sir. क्योंकि देखो अगर ओमेगा ओमेगा बार के बराबर हो गया मतलब प्योरली रियल में तो बीटा को 0 होना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला बीटा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, मतलब जेड का मॉड्यूलस कितना आएगा 1 आ जाएगा। बोलो, यस सर। ठीक है। तो सर बेसिकली -1 आएगा ना, वहाँ पे z नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है। हाँ अच्छा वो भी 1 नहीं दिया है, नहीं मॉड्यूलस बोल रहा हूँ मैं, जेड नॉट इक्वल टू 1 है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है? मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1 का मतलब ये थोड़ी है जेड इक्वल टू 1 होगा। यस सर सही है। Yes, sir. ठीक है। तो फिर आप भी, दोनों में अंतर है ना। Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड है और यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है। जेड इक्वल टू 1 मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, ये जेड इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब कि वो एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, उस पे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल टू 1। क्लियर है? ओके, Yes, sir. तो मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 आ गया। कौन कौन सा ऑप्शन अब यहाँ पे देखना है, मुझे मैच करना पड़ रहा है। ए और बी। ए और बी। ए और बी, अब उसमें से ए और बी तो आ गया है। अब दूसरा मुझे चेक करना है जेड नॉट इक्वल टू 2 जेड नॉट इक्वल टू 1। सर जेड नॉट इक्वल टू 1 तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही। हाँ ये तो कर ही रहा है, फिर उन्होंने जेड नॉट इक्वल टू 2 क्यों दिया, इसका कहीं यूज हो रहा है क्या? मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर 1 है मेरा, और क्या क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट ये तो नहीं होगा, जरूरी नहीं, क्वेश्चन में आया ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। फिर एक बार चेक कर लेंगे इसका आंसर, किसे आंसर दिया नहीं मैंने वैसे, एक बार मैं चेक कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, देखो क्वेश्चन अल्टीमेटली दिखने में भले अजीब था, लेकिन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंस समझा है जो वर्ड्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज कैसे हो रहा है। प्योरली रियल मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको वो उसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा,
प्योरली इमेजिनरी मतलब उन दोनों का सम 0 के बराबर होगा या फिर z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मॉड्यूलस सेम होता है और ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज हो गई कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। z इंटू जेड कॉन्जुगेट मॉड ऑफ z के स्क्वायर के बराबर होगा। कॉन्जुगेट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर जगह अलग अलग हो जाता है। अगर ये 1 आ रहा है इसका मतलब z कॉन्जुगेट 1/z के मतलब रेसिप्रोकल के बराबर होगा। क्या ये बात सारी याद है आपको? यस सर। ओके, चलो एक को ट्राई करो। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई वाला मतलब बेसिकली थोड़ा सा दिमाग लगाना कैसे एक्सप्रेशन को क्रिएट करें। लगाओ खुद का दिमाग एक बार थोड़ा। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। सर ऑप्शन ए आ रहा है। ओके, क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, जहां पे एक्स प्लस आयोटा वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड, इसको जेड मान लो, इसकी वैल्यू आपकी इसके बराबर की बने। तो कैसे क्या दिमाग लगाओगे बताओ? सर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट। वेरी गुड, इसका कॉन्जुगेट निकालने, क्योंकि मुझे अभी एक चीज पता ही है, ये जो चीज होता है ये क्या बेसिकली, अगर इसको मैं जेड मान लूं तो ये जो है ये मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर पूछा गया, यस सर। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट पूछा गया है ना। तो इसका कॉन्जुगेट अगर दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लोगे तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने पे देखो इधर तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लाई में सब में अलग अलग हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट ले लिया। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करोगे तो एलएचएस में आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा। यस सर। तो बेसिकली इसका मॉड्यूलस क्या है, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2। इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 एंड सो ऑन अप टिल इसका मॉड्यूलस क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर बचेगा। ये आपका आंसर है। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पता तो हमें होता है लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से यूज होगी, थोड़ा सा ये इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होगी। तो अगेन मॉड्यूलस के बारे में मैंने ये सीखा है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे डिफाइन होगा। तो अगर ये मान लो रियल एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लो a प्लस आयोटा b जो किस प्लेन में कहीं पे पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है p, जो दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर z a प्लस आयोटा b। तो इसको अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हमने नाम डिफाइन किया गया मॉड्यूलस ऑफ द जेड। ठीक है, और ये डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ द जेड, इसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या आ गया कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज है जो ज्यादा काम आने वाली। एक एक करके प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं सोचूं कि अगर मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगेन प्रोडक्ट में है और उनके होल मॉड्यूलस लगा है, तो क्या ये अलग अलग हो सकता है? सोचने के लिए अगेन आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करो, उनका मॉड्यूलस निकालो और दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को निकाल के प्रोडक्ट करो, तो आप देखो कि दोनों एलएचएस आरएचएस क्या आ रहे, सेम आ रहे, तो आप इसका प्रोडक्ट अलग अलग कर सकते हो। अगेन सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए Z1 Z2, उनका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है उसका फाइनल मॉड्यूलस लिखा उस, और दूसरा अपन ने आरएचएस में अलग अलग मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 का अलग अलग Z1 और Z2 ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। सेकेंड सेम आप देखोगे डिवीजन में भी, डिवीजन में भी अगर आप डिवाइड करोगे, रैशनलाइज करोगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मॉड्यूलस और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग डिवाइड करके मॉड्यूलस निकालो, इन दोनों का मॉड्यूलस भी आएगा आपका सेम, इन दोनों का भी मॉड्यूलस आपका क्या आएगा, सेम। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो चीजें अलग अलग हो सकती है पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कभी भी आप ये मत कर देना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 का मॉड्यूलस इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये चीज नहीं होगी क्योंकि अगेन यहाँ पे एक तरह की ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉलो हो जाएगी। एक ये Z1 है, दूसरा Z2 है, उन दोनों का Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ना एडिशन में इक्वल होगा ना सब्सट्रैक्शन में इक्वल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी फिर भी लिख दी है सारी, देखो एक एक करके ध्यान से देखते जाओ, अपने पास टाइम कम है इसलिए फटाफट यहीं से देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी अगेन ऑफ कोर्स मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये अपने समझ लिया अच्छे से। अगली प्रॉपर्टी की कॉन्जुगेट, उसका मॉड्यूलस -z या -z, इन सबका मॉड्यूलस क्या होगा? सेम। कॉम्प्लेक्स नंबर z हो या z, ये मान लो z है, ये आपका z बार हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा -z, और इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा -z बार। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन सबका मॉड्यूलस क्या होगा? क्योंकि सब में फॉर्मूला क्या बनेगा? √a² + b², इन सबका मॉड्यूलस क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है? थर्ड, यस ये वाली प्रॉपर्टी की अभी अपने पढ़ी, z और z कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा। प्रोडक्ट में अलग अलग हो सकता है, डिवाइड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग अलग नहीं होगा। वहां पे आपकी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी काम आएगी। ठीक है? कि क्या सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द थर्ड साइड। क्लियर है? यस इक्वल तब होगा जब दोनों रियल हो, इक्वल तब होगा जब दोनों के दोनों कैसे हो? रियल हो और पॉजिटिव हो, तभी इक्वल होगा। ठीक है? तो ऑलवेज, बाकी तो क्या इनइक्वालिटी फॉलो करेगी कि z1 mod + z2 mod इज ऑलवेज ग्रेटर देन और z1 + z2 का mod। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में। दूसरा पावर n, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पावर n का आपको अगर मान लो मॉड्यूलस पूछा तो इससे अच्छा आप क्या करो, z का मॉड्यूलस निकालो, एक वैल्यू आएगी उसकी पावर n कर दो, क्योंकि पावर n करने में बहुत दिक्कत आएगी, पावर n करने में बहुत लेंदी जाएगा प्रोसेस। इससे अच्छा क्या करो, मॉड्यूलस ऑफ z निकाल के पावर n कर देना, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है? अगेन ये वाला प्रॉपर्टी z1 मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 का होल स्क्वायर। तो अभी अपन एक चीज सीखी थी, इसको उल्टा भी याद रखना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होगा? z × z कॉन्जुगेट। याद हो तो मैंने आपको वेक्टर में भी ऐसी एक चीज बताई थी, याद आ रहा है? यस सर, डॉट प्रोडक्ट में थी। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बता कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और इसको हमने बहुत बार यूज किया था। हाँ है ना? यस सर। सेम यहाँ पे भी इसका यूज होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर मतलब क्या बोल सकते हो? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर मुझे कोई इसकी वैल्यू पूछी है कि mod ऑफ z1 + z2 के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर पूछी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। देखो अगेन, आई नो आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा पहले भी, लेकिन आपको लग रहा होगा भाई ये सारी चीजें हमें पता है, इतनी ज्यादा क्यों दे रहे हो? अगेन इनका यूज जब होगा आपको दिमाग में बैठेगी ना, अरे यहाँ पे इसका ये यूज हो गया। तो इसलिए जब रिपीट हो रही है एकदम कंसंट्रेट होकर एक एक चीज को देखो कि किसी के मॉड्यूलस का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब क्या करा? उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बोलो। यस सर। ठीक है? बस इतना याद रखना, बाकी सब छोड़ देना, बाकी नीचे कुछ काम का नहीं। ये मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉड्यूलस क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड में अलग अलग कर दोगे, प्रोडक्ट डिवाइड में क्या कर दोगे? अलग अलग, बाकी सब जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस ओके। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छे से इसको अप्लाई करो अपने कॉन्सेप्ट को। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लोकस वाले क्वेश्चन। तो कैसे करें इसको? सर मॉड्यूलस अलग कर देते सबसे पहले। हाँ, मॉड्यूलस मान लो अलग अलग कर दिया। अब सर फिर x माइनस मतलब x² फिर उसके बाद y -5 और y +5 ऐसे बनेंगे। नहीं शायद मतलब पता स्क्वायर करते हुए। सर यहाँ पे जैसे हम दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो x + i y पहले ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेंगे, फिर नीचे वाला दोनों का मॉड्यूलस इक्वल कर देंगे फिर। ठीक है, कर सकते। देखो एक एक जो मैं अभी एक लाइन बोलने वाला हूं उसको सब लोग ध्यान सुनना। सब लोग सुन रहे हो? यस सर। सर
आज आप देखोगे स्पीड अपनी बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जिसका इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो मैं एज अ टीचर मुझे सारे क्वेश्चन को ध्यान है, इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ। कभी भी ऐसे लोकस वाले क्वेश्चन आए एग्जाम में, मान लो आ जाए कभी, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, लोकस वाले क्वेश्चन कभी भी पूछे, उसका एक तरीका एक तो है कि आप चलो सिंप्लीफाई करो देखो, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका जो थोड़ा हो सकता है कभी कभी लेंदी चला जाए, लेकिन कभी फेल नहीं होगा। आप क्या करना, क्वेश्चन में चाहे कुछ दिया, अब जैसे यहाँ पे तो खैर इन्होंने दे दिया है, अगर ये वो जनरली आपको एग्जाम जेई कभी नहीं देगा इसके बारे में कि आपको ये दे दे। आप क्या करना, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देना, ठीक है, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देना, पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेना। पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को फिर देख के पहचान लेना भाई वो किसका लोकस है। अब इस क्वेश्चन को वो अभी अपन ने जो चैप्टर पढ़ा कोनिक सेक्शन, उसमें यूज कर लेगा। आपको मान लो फाइनल एक सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग इक्वल टू 0, और आपको चार ऑप्शन दे दिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। तो क्या आप फिर पहचान लोगे किस कोनिक की इक्वेशन है? यस सर। हाँ, अपन ने पहचाना ऑलरेडी, सीखा सेकंड डिग्री कर्व की अगर इक्वेशन आ जाती है, अपन फिर क्या निकालेंगे, डेल्टा, है ना, ए बी सी एच जी एफ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, याद है। और दूसरा निकालोगे एच स्क्वायर माइनस क्या था, ए बी। ए बी। इन दो की मदद से आप पता कर लो कि भी आपको कोनिक सेक्शन कौन सा है। एक देखो एक और होता है ज्योमेट्रिकल वे में तरीका निकालना है, लेकिन ज्योमेट्रिकली पूरा सब कुछ याद रखना हो सकता है अभी मेंस के लिए संभव ना हो, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 लेक्चर चाहिए, और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, वो भी बहुत धीरे धीरे समझ में आता है, तो उसको अपन एडवांस के लिए बचा के रखेंगे। लेकिन अगर मेंस में कभी भी, ध्यान से सुना, मेंस में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से लोकस वाला क्वेश्चन आता है, तो आप क्वेश्चन में कुछ मत करना, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देना, पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेना, फाइनल जो इक्वेशन आएगी उसको फिर जज कर लेना कि वो इक्वेशन किस प्रकार की है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अगेन जेड का लोकस पूछा गया है, जहां पे आपको एक कंडीशन दी क्या है कि जेड माइनस 5 आयोटा और जेड प्लस 5 आयोटा, इनके मॉड्यूलस की वैल्यू इक्वल, इनके मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है, इक्वल, ठीक है। तो एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जैसे मॉड्यूलस इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, या फिर जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख के एक बार सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अगर जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई रख देंगे अगर, तो ध्यान रखो एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा के साथ साथ क्या बचेगा, वाई माइनस 5 आयोटा, आयोटा आयोटा को एक साथ रख देंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ वाई प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब मॉड्यूलस इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। ठीक है, और इधर स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर भी हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर उड़ जाएगा, सारा सिंप्लीफाई करोगे तो 2y 4y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 आ जाएगा। y इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था ये, लेकिन इस इलस्ट्रेशन से इंपॉर्टेंट ये समझना कि लोकस वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो? यस सर। ठीक है, Yes. जेई में आए तो ध्यान रखना। चलो अब थोड़ा सा एक और वेराइटी ट्राई कर लेते हैं, इसको पढ़ो ध्यान से, ये 2019 में अगेन आया था एक और क्वेश्चन। बताओ क्या करें? सर ये जो ऊपर वाली चीज दे रखी है, इसका कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, पहली चीज बोला, ये जो चीज है ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी के लिए आपको क्या सिखाया गया? सर जेड मतलब जेड और जेड डैश जो होते हैं उनको प्लस कर दें, हाँ, तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का सम 0 के बराबर होता है। यस
है ना। देखो कभी कभी अगर एग्जाम में भूल जाओ ना तो खुद से छोटा सा एग्जांपल यहाँ साइड में लिख लेना। ए मतलब जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, है ना। तो अगर प्योरली इमेजिनरी बोला है तो मतलब रियल पार्ट जीरो होगा। अरे बोलो, यस सर। रियल पार्ट जीरो होगा तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि इन दोनों का एडिशन जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप भूल जाओ एग्जाम में तो खुद से डिराइव कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये और इसके कॉन्जुगेट का सम क्या होना चाहिए, जीरो। एक तरीका तो ये, और कोई तरीका आपने किसी ने सोचा हो तो इसके अलावा बोलो। यही सोचा था क्या? सर हम इसके कॉन्जुगेट का सम फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। हाँ अलग अलग तो करोगे, सिर्फ एलसीएम वगैरह लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसका यूज करोगे तो वहां से अल्फा आएगा, है ना। ये कह रहे हो। सर और एक दिमाग में आ रहा था मॉड्यूलस लेके। मॉड्यूलस लेके क्या करोगे? ये प्योरली इमेजिनरी, तो इसको मॉड्यूलस लेके क्या करोगे? बस सर बस अचानक से आ गया। नहीं, मॉड्यूलस से तो कुछ काम ही नहीं आएगा ना। प्योरली इमेजिनरी बोला, प्योरली इमेजिनरी के लिए एक ही चीज तो सीखी है। क्या सीखी है? कि जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जीरो के बराबर, है ना। यस सर। ठीक है, बस कर दो इसको सॉल्व। अब यहाँ पे इसको अलग अलग करोगे, एलसीएम लोगे तो, और नीचे वाला तो पूरा जीरो में चला जाएगा, और ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो फटाफट जेड इसको डायरेक्ट कर देंगे, जेड इधर से ये बनेगा और इधर से नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो जेड बार माइनस अल्फा बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपके पास बनेगा जेड बार माइनस अल्फा बार और जेड प्लस अल्फा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, और अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करो। मैं हटा रहा हूँ ये सब। सिंप्लीफाई करो देखो कितना आ रहा है। सब लोग निकालो आंसर। एलसीएम ले रहा हूं। अच्छा अल्फा रियल नंबर है ना। तो अल्फा कॉन्जुगेट लिखने का कोई मतलब है क्या? अरे बोलो। नहीं सर। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताओ बाकी लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो चुपचाप बैठे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? बोलो हेलो। अरे बोलो नहीं तो फिर बंद करूं पढ़ाने। सर आ रहा है तभी तो सर। मौन व्रत लेके चलते हो क्या धार्मिक? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड अल्फा, अल्फा जेड कॉन्जुगेट माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट हो गया, यहाँ पे माइनस। अब देखो मालूम बीच में ऑप्शन भी आया था कि भाई मेरी क्लासेस ज्यादा हो रही है तो ये बैच किसी और को दे दो, तो मैंने ना कर दिया तुम लोगों के लिए कि अभी फिलहाल चल रहा है, चलने दो। मेरी वर्कलोड थोड़ा उधर ज्यादा हो गया था, और आप लोग अगर ऐसे रिस्पॉन्स करोगे तो फिर तो ऐसे लगेगा अभी कोई और टीचर ही पढ़ा देंगे। सर हम तो करते हैं सर। ठीक है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट इंटू अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस अल्फा इंटू जेड, फिर माइनस अल्फा स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब बेसिकली जेई में जितने भी क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं यहाँ पे आप सिंपल हर चीज में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। मैनिपुलेशंस आ रहा है, इससे आंसर बताओ क्या आया? सर सॉल्व 2 आ करने रही के है। अल्फा कितना आ रहा, 2? यस सर। ठीक है, अल्फा जेड उड़ गया, देखो बढ़िया है। अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा, ये भी उड़ गया, बचा ही क्या क्वेश्चन में फिर। यहाँ पे भी मॉड्यूलस ऑफ जेड इसका स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। खत्म था क्वेश्चन। इतना टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए था जितना मैंने आप लोगों ने लगवा दिया। नहीं सर हो गया था पहले। कितना आ रहा, 4 आ रहा है? कितने आ रहा है? सर वो अल्फा स्क्वायर आ रहा है। अल्फा स्क्वायर 4 है तो अल्फा की वैल्यू 2। ठीक है, अब तो कितना इजी क्वेश्चन आया था। कहने का मतलब वही है जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी तो कॉन्जुगेट इक्वल, उसमें भी अगेन जो जो चीजें कैलकुलेशन वाली यूज हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं
तो इनको छोड़ना नहीं है, लोकस वाले क्वेश्चन आते तो ये कर देना, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड, कभी कभी आर्ग्यूमेंट बोलते कभी कभी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। ऑलरेडी हमको पता ही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है अगर a प्लस आयोटा b टर्म से, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्लेन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है, ये है जेड, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस ऑफ जेड के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो बना रहा है वो मेरा क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड, उसको मैं बोलता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड। अब जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, तो जो थीटा है वो अल्फा के बराबर होगा, यहाँ पे मेरा पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, यहाँ पे मेरा थीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा, यहाँ पे मेरा थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा के बराबर होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अब उसको कभी कभी एग्जाम्स में आपको इस तरह से भी जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना हो कि ये जो इसके साथ अगर मैं 2n पाई ऐड भी कर दूं, तो 2n पाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको 2 पाई घुमा दोगे तो ये उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है अगर, तो अगर इसका आप 2 पाई मतलब पूरा 360 डिग्री घुमा दोगे तो घुमाने के बाद ये वहीं पे आ जाएगा। तो इसमें अगर मैं 2n पाई ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं तो उससे आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, Yes, है ना। sir. कभी कभी आपको बुक्स Yes. में जनरली देखने को मिलेगा भाई उसमें क्वेश्चन में या फॉर्मूले में 2n पाई ऐड किया, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एक्चुअली वो है कुछ भी नहीं, 2 पाई रोटेट करने पे उसी पॉइंट पे आप वापस आ जाओगे। अगेन जो काम की चीजें हैं जो है इसकी प्रॉपर्टीज, अभी मैंने आपको सिखाया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल, जब भी हायर पावर आती है तो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 मान लो, उसको मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 है मान लो R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे Z1 और Z2 का, तो R1 और R2 मॉड्यूलस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये e की पावर आपस में मल्टीप्लाई कर, तो बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, Sir, हो add. जाती है। तो ऐड होने पे मतलब आपको बेसिकली क्या दिखा, दोनों के आर्ग्यूमेंट आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, Yes, आर्ग्यूमेंट sir. ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हो गया, Z2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली LHS में क्या था, LHS में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट, तो उस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं पूछूं बताओ इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, इसका आंसर ये आया थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा आर्ग्यूमेंट, यस सर, है ना। R e की पावर आयोटा के साथ जो एंगल होता है वही तो आर्ग्यूमेंट होता है ना। बोलो। यस सर, Sir. यस सर प्रोडक्ट करने पे RHS में जो चीज आ रही है उसका आर्ग्यूमेंट मेरे पास ये आ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये प्रॉपर्टी मेरी बहुत काम की कि अगर प्रोडक्ट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए और उसका मुझे आर्ग्यूमेंट पूछा है, तो मैं उन सब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आर्ग्यूमेंट नहीं निकालूंगा। मेरा ज्यादा आसान तरीका क्या होगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को निकाल के उन सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर, Yes, sir. यहाँ से हमने एक Yes, sir. property सीखी कि आर्ग्यूमेंट कभी भी अगर प्रोडक्ट में दिया हो, Z1 Z2 Z3 चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट में दे दें, उनका प्रोडक्ट में अगर आर्ग्यूमेंट पूछा तो आपस में उनको आप क्या कर देना, ऐड कर देना, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और आखिरी में कभी कभी 2n पाई भी लिख सकते हो, चलेगा जनरलाइज फॉर्म में। अगर डिवाइड में होंगे तो सेम चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यस सर, तो डिवाइड हो जाएगा तो पावर बेस से में तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो आप कह दोगे डिवाइड में आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, डिवाइड में आपस में क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट, अगर पावर n हो जाती है, पावर n हो जाती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो आर्ग्यूमेंट Yes, ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर n का आर्ग्यूमेंट अगर पूछा तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z, पावर क्या आ जाएगी, n टाइम्स से हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, n टाइम्स, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? Yes. यस इसके सर, मैं पावर n कर दूंगा तो पावर n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा, तो पावर n को भी आप अलग अलग कर सकते हो। इसकी सारी प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे लिख दी गई है, प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे, डिवाइड में सब्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। बाकी भी कुछ पावर n वाली जो काम की उसको मैं टिक कर रहा हूँ, बाकी नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन जो रेड टिक कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। पावर n आपके आगे आ जाएगी, ठीक है। ये अभी छोड़ देना, आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा के बराबर होता है तो आपको पता है, कॉन्जुगेट का थीटा होता है तो उसके जेड का अगर थीटा है तो उसके कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस थीटा होगा, Yes, sir. है ना। सर, आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 0, इसका मतलब क्या है, थीटा 0, यस थीटा सर, 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा, यहीं पे, रियल एक्सेस, Purely. तो मतलब जेड कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल, ठीक है। बोलो। यस सर, ओके। Yes. कभी कभी आपको अगर ऐसा बोले कि Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है
उनका मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2 के क्या है, बराबर है। अगर कभी कभी आपको ये बोले कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2, उनका सम का मॉड्यूलस उनके सब्सट्रैक्शन के मॉड्यूलस के क्या है, बराबर। तो इसका मतलब आपको ये इंटरप्रेट करना है कि Z1 और Z2 के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है वो समझाता हूं। एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 इज π/2। अब इसको डिराइव भी कर सकते हो। खैर एक को मानना x प्लस आयोटा y, दूसरे को वो मानोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे दोनों के बीच में जो एंगल है बेसिकली वो आ रहा है π/2, मतलब θ1 माइनस θ2 की वैल्यू π/2 आ रही है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल का डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2। मतलब अगर मान लो बेसिकली θ1 माइनस θ2, मतलब जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 उसके 90 डिग्री पे होगा। तो ये θ1, ये θ2, तो θ1 θ2 माइनस θ1 दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, π/2। अब ऐसा क्यों होता है उसको आप चाहो तो वेक्टर के फॉर्मेट में समझ सकते हो कि मान लो Z1 को एक वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ, Z2 को एक दूसरा वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इन दोनों को वेक्टर में अज्यूम कर रहा हूँ तो आपको पैरेललोग्राम लॉ मैंने पढ़ाया था, तो याद हो तो मैंने एक डायगोनल आपका इसका सम रिप्रेजेंट करता है, यस है ना। सर। दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस सर रिप्रेजेंट इसका करता है। डिफरेंस तो अगर मान लो दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो दो डायगोनल की लेंथ इक्वल है, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो पैरेललोग्राम होगा वो या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर होगा, है यस ना। सर। और रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये सबसे आसान तरीका समझने का, बाकी डेराइव भी कर सकते हो लेकिन सबसे आसान यही है। क्लियर है। तो आपको इसको याद यस रखना है सर। कि अगर ये प्रॉपर्टी दी है कि सम का मॉड्यूलस और डिफरेंस का मॉड्यूलस आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। क्या है बात चमकी, यस सर। चमक गई। बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलो अगेन वही चीज, अगर मान लो Z1 प्लस Z2, जनरली तो वैसे इनइक्वालिटी होती है, लेकिन अगर ये सेपरेट आउट हो जा रहे हैं, ये सेपरेट आउट हो जा रहे हैं मतलब उनका आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये भी आसानी से प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, खैर इसका तो यूज करेंगे अभी, एक एक करके सब समझ में आएगा कैसे इसका एप्लीकेशन हो रहा है। चलो ट्राई करते हैं एक एक प्रॉपर्ली। पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या होगा इसका आंसर, सर सी लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। यहाँ पे एक चीज ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, उन दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम पाई आ रहा है। कितना आ रहा है, पाई। ठीक है, यस पहली सर। और दोनों का मॉड्यूलस सेम है, दोनों का मॉड्यूलस क्या है, सेम। तो मेरा जो जेड होगा वो किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये ओमेगा या फिर ओमेगा कॉन्जुगेट या फिर माइनस ओमेगा या फिर माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये मुझे पूछा गया। तो बेसिकली जेड और ओमेगा में मुझे एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या तरीका अपनाया जाए, देखो एक बेसिक तरीका अपनाते हैं, सिंपल तरीका कि अब मॉड्यूलस के बारे में तो चलो इक्वल दे दिया है और आर्ग्यूमेंट में एक रिलेशन दे दिया है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को एक का अज्यूम करते हैं, मान लो जेड मैंने अज्यूम कर लिया आर ई की पावर आयता थीटा, ये मैंने जेड अज्यूम कर लिया। या फिर इसको आप और अच्छे से लिखना चाहो तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या है, सही सही लिखा है, बोलो। यस सर। अब मुझे Yes, sir. दिमाग लगा के बताओ
कि ओमेगा को क्या लिखें इसी तरह से। सर आर एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई माइनस थीटा। हाँ, अगर अपन ने इसको वेरी को थीटा माना है तो इसका आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये छोटी सी लाइन आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद कर देगी। ठीक है, आर, अब जहां जहां भी एंगल है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आयोटा साइन ऑफ, ताकि मेरे को जेड, बेसिकली मेरे को क्वेश्चन में जेड और ओमेगा निकालना है ना, इसलिए मैं जेड और ओमेगा फॉर्म कर रहा हूँ। कैसे सोचा मैंने, क्वेश्चन में मुझे जेड निकालना है ओमेगा के टर्म्स में या ओमेगा कॉन्जुगेट के टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं इनको अज्यूम तो करना ही पड़ेगा। तो जेड अज्यूम कर लिया, ओमेगा अज्यूम कर लिया, आप कॉन्जुगेट तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो बताओ ये कितना आ जाएगा। सर माइनस कॉस थीटा प्लस पाई माइनस साइन कॉस थीटा। हाँ, माइनस प्लस ऑफ आयोटा कॉस साइन। थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। अब इसको मुझे, ये मेरा ओमेगा है, ये क्या है मेरा ओमेगा। अब या तो आप इससे जेड क्रिएट करो, तो जेड कैसे क्रिएट करें, सर इसका माइनस करके ओमेगा का कॉन्जुगेट कर देते हैं। इसमें से ये माइनस तो कॉमन, वही इसमें हो से रहा है। माइनस कॉमन ले ले, इसमें क्या ले ले माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी माइनस आयोटा साइन थीटा। और ये बेसिकली क्या है, कॉन्जुगेट। माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट है, यस सर। माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट है। खैर मेरे को जेड को ओमेगा के टर्म्स में लिखा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, ओमेगा इक्वल टू आर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, खैर आर टाइम्स माइनस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, सही किया है। यस तो जेड कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। यस सर। यस सर। जेड कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा, खैर उल्टा कर देंगे अपन इसको, ओमेगा के टर्म में, बेसिकली जेड को ओमेगा के टर्म्स में लिख देना। क्लियर है, एक ही बात है। ठीक है, अरे बोलो, ये आर तो खैर हट Yes, sir. जाएगा, ये पूरा यस पूरा, सर। यहाँ पे आर भी हट जाएगा, नहीं पूरा के पूरा माइनस जेड है। क्लियर है, ठीक है सर। यहाँ पे ये आर के साथ ही तो माइनस जेड कॉन्जुगेट है, तो आपके पास यहाँ से क्या है, ओमेगा इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट, या फिर इसको बोल सकते हो जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट। ठीक है, चलो Yes, sir. अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो चलो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ये अपने दिमाग में बिठानी है कि अप्रोच कैसे किया गया। क्वेश्चन को देख के वहां घबराना नहीं, प्रॉब्लम यही होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को देख के लोग छोड़ देंगे। अगर मान लो जिसने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, फिर जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, वो पहला अप्रोच ये रहेगा ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देगा, लेकिन आपको आपसे छोड़ना नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे हर क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं गिवन डेटा उतार रहा हूँ और ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन के ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या अप्रोच अपनाई जाए, उससे अपने आप क्लिक हो जा रहा है कि क्या कैसे करना है। ऐसे ही तरीका आपको एग्जाम्स में अपनाना है। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो, 2020 का क्वेश्चन। हमेशा गिवन डेटा को उतारो और खुद के दिमाग में अपने आप चमक जाएगा करना क्या है। और जो पूछा गया है ना उसके बारे में भी सोच लिया करो हाथों हाथ, क्योंकि ताकि आपको पता चले भाई अप्रोच क्या करना है। पूछा क्या गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस क्या है सर? ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा बताओ, tan इनवर्स b बाई ए आया ना फॉर्मूला यस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, b मतलब cos थीटा, a मतलब sin थीटा। तो tan इनवर्स cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, cot को क्या 100। लिखोगे, tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। अरे इनवर्स हाँ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर ठीक है। यस तो बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पहले ये देख लो,
पाई बाय 2 माइनस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको 4 तरह के ऑप्शन दिए। आपको क्वेश्चन पूछा आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, मतलब बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए को सिंप्लीफाई किया तो पाई बाय 2 माइनस थीटा आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, बेसिकली थीटा निकालना है आपको क्वेश्चन में। अब बताओ क्या अप्रोच करें, ये रियल नंबर दिया, इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, वो निकाल लेते हैं आर्ग्यूमेंट की हाँ, ये भी कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट 0, या फिर एक और चीज इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा, है ना, एक ही बात है दोनों। यस यस प्योरली रियल मतलब अगेन सही बात है कि भाई इसका इमेजिनरी पार्ट अगर अलग से निकल जाए तो उसको 0 से इक्वेट कर दो, या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट की क्या कर दो, बराबर कर दो, है ना। यस सर ठीक है, अब डिवाइड में आपको पता है डिवाइड में हम रखते नहीं है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हाँ, रेशनलाइज करके अलग अलग करके इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करके थीटा निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल। ठीक है, किसी ने किया, आंसर आया तो बताओ। सर मैंने किया था, आंसर भी आ गया था, यही आंसर है। ये आ रहा है, ठीक। तो अल्टीमेटली अगेन देखो चीजें जो आपके सामने कराई जा रही है इस तरह से जा रही है, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डी माइवर्स, जो ऑलरेडी आपको मैंने बताया था कि भाई पावर अगर n होती है तो n एंगल के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सिंपल डेरिवेशन है, e की पावर आइटा थीटा से प्रूव Yes, कर sir. सकते हैं, हाँ है ना। पावर n थीटा के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, वेयर n इज अ रैशनल नंबर। चलो अब इसको एकदम शांति से प्रॉपर्ली करो, सोच समझ के करना। क्या है आंसर? क्या तरीका क्या होगा ये बताओ। सर इसमें e की 1 पावर में कन्वर्ट कर ले। हाँ। यस सर जेड ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट्स को अलग अलग करके। लेकिन देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाले, वन सर प्लस इस प्लस जो है और ये इसको पूरी को टर्म कंसीडर करके होल क्यूब खोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, और होल क्यूब तो नहीं खोलना है, पावर अगर हायर आ गई तो टफ होगा, मेरे को बिना क्यूब खोले करो। सर मैंने x मान के e की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन मतलब उसमें 10 इनवर्स वाली टर्म लेंदी जा रही है। यस सर वही। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ई की पावर में बेसिकली हमने उसमें करने की कोशिश करी, यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जो थीटा वाली टर्म है वो थोड़ी लेंदी जा रही है, ये कह रहे हो आप? यस सर वही कह रहे हैं। और मॉड्यूलस? सर मॉड्यूलस वाला तो दोनों कट जाएंगे ना, सेम ही है। ठीक है, मॉड्यूलस तो सही बोला, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के मेन आर्गुमेंट बेसिकली ई की पावर वाला पार्ट है, ई की पावर आया तो थीटा वाला पार्ट, तो थीटा
अजीब बन रहा है क्या? सर इस टेन इनवर्स ऑफ सेक 2π/9 प्लस के 10 2π/9 फिर माइनस में ऐसी टर्म बनेगी एक अजीब सी और। ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। इसका अगर मैं थीटा बोलूँ, tan थीटा b/a, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे LHS RHS को? सर इस साइन को 1 को sin π/2 लिख देते ना। नहीं नहीं नहीं, और आसान तरीका सिखा रखा है, याद करो। ये जो कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर देते हैं? सर 1 माइनस मतलब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बाय के cos स्क्वायर प्लस के sin स्क्वायर। देखो नीचे जो है वो cos प्लस sin का होल स्क्वायर है ना? यस यस सर। ये बार बार बहुत बार आया, और ऊपर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी करोगे तो a प्लस बी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक a माइनस बी वाली टर्म बचेगी। तो क्या बचेगा? cos थीटा माइनस sin थीटा ऊपर बचेगा, एक प्लस वाला टर्म नीचे वाले प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। अब क्या करते थे, ऊपर नीचे बताओ क्या करेंगे इसके बाद? 10 से डिवाइड, cos से डिवाइड, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को वापस हम क्या लिखते थे? tan ऑफ tan π/4 माइनस थीटा। ये सारा कितनी बार ट्रिग्नोमेट्री में आया होगा ये क्वेश्चन, हाँ है ना? ठीक है, यस यस सर। सर। तो यही आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे करवा दिया। सर आप अगर यहाँ- आर की वैल्यू कैंसिल नहीं होती तो फिर कैसे करते, एक बार वो बता दो। हाँ रुको, पहले ये समझो पहले इस चीज, अभी ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना दो। यहाँ पे दिया है cos ऑफ 2π/9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2π/9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आपने सिंप्लीफाई किया, अगर इसको 2 थीटा मान ले तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या अपना है π/9। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना, tan ऑफ 9 और ये 4, 9 माइनस 4 5π/36 ये आ रहा है, तो थीटा आपका पास कितना आ जाएगा? 5π/36। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगी। ऊपर वाले को लिखने का एक्सपोनेंशियल का तरीका क्या होता जाएगा? r e की पावर आया थीटा, थीटा कितना आ गया है? 5π/36। क्या है बात समझ में आई? यस बोलो। सर। यस ठीक है, और नीचे वाले का थीटा क्या आएगा? अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो में आ ये उसका जाएगा। कॉन्जुगेट ही तो है, ऊपर वाले का नीचे वाला कॉन्जुगेट ही तो है। अगर ये z है तो नीचे इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का एंगल कितना होता है? नेगेटिव होता है। माइनस में। यस ठीक है, अब इस पावर को अंदर भेजने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब इस पावर को आप अंदर भेजो, ये पावर 3 अंदर जाएगी तो दोनों के क्यूब हो जाएगा, r3, यहाँ पे भी r3, और यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अगर अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा, नहीं भी हो रहा होता कैंसिल, तो आप इनकी वैल्यू अलग अलग निकाल के तो निकाल ही सकते हो ना। यस सर। ठीक है, अब बेस से में डिवाइड हो रहा है तो पावर अपर में सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। अरे यस बोलो, सब्सट्रैक्ट करोगे इन पावर को आपस में तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 15π/36 के साथ क्या होगा? ऐड, तो ये हो जाएगा ट्वाइस। ठीक है, आ यार रहा है समझ? इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना। किसको कैंसिल कर दोगे? इसको भी कैंसिल कर दोगे क्या? सर 3 को मतलब 36 को 3 से 12 कर दिया। हाँ ठीक है, वो तो एक ही बात है ना, कर देना, ये कैलकुलेशन को सिखा रहा हूँ मैं को, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 18। वो तो बात यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आप 3 से कैंसिल कर देना, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? e की पावर आयोटा 5π/6। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा? cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6। देखो यहाँ पे अगेन ये जो क्वेश्चन 2020 में आया था, कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है जो बहुत बार आपके चीजें में आया। आपने इस चीज को उसमें भी देखा होगा, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बार इसको यूज किया अपन ने, tan इनवर्स को सिंप्लीफाई करने के चक्कर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा, ये मेरा किसके बराबर होता है? tan ऑफ π/4 माइनस थीटा के।
इसी चीज का यहाँ पे यूज करा, वो क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब चलो इसको दिमाग लगा दो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कर लोगे अब ट्राई? यस सर, कर लिया। सर कर लेंगे। लास्ट टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा डिटेल में हमको नहीं देखना है, मेन जो चीज है उसको उस बारे में समझना है, बस इसकी मेन चीज खैर पूरी कवर हो जाएगी इसमें। अब मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट या कोई इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स कैसी भी इक्वेशन है, मान लो रैंडम मान लेते हैं, चलो एक्स या फिर जेड यूज कर लो, जेड क्यूब इक्वल टू 1। तो बेसिकली जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3, है ना? बोलो। यस सर। तो इसी को क्या बोला गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी को क्या बोला गया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में मुझे देखना कि भाई इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब मैं अगर यहाँ पे ये बोलूं जेड क्यूब इक्वल टू 1 मतलब जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, एक तरह की क्यूबिक इक्वेशन है क्या? बोलो। यस यस सर। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? सर 3। 3। वो 3 रूट मुझे पता करने क्या होगा, एक तो मुझे क्लियर दिख रहा है, अगर इसमें जेड की जगह 1 रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? यस सर। 1 रखने पे RHS LHS बराबर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बचे हुए 2 रूट्स क्या होंगे वो मुझे निकालना है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को देखना कि वो बचे हुए 2 रूट कैसे दिखते हैं। अब बचे हुए 2 रूट निकालने के लिए अगेन बचपन में एक प्रॉपर्टी सीखी थी, अब यहाँ पे क्यूबिक है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने देखा था, बताओ क्या था वो? अरे बोलो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी। a माइनस बी सर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर माइनस प्लस की ए बी प्लस की बी स्क्वायर। ये आता है ना सबको, ठीक है? तो यहाँ पे जब अप्लाई कर दोगे 2 में फैक्टराइज हो जाएगा, तो जेड माइनस 1 तो जेड स्क्वायर प्लस ए बी मतलब जेड प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेसिकली मैंने अपनी इक्वेशन को 2 फैक्टर में बदल दिया। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो जेड माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो जेड इक्वल टू 1, एक रूट तो मेरे पास आ गया। अब बचे हुए 2 रूट निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक को मुझे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक अपने आप में बचे हुए 2 रूट मेरे को यहाँ से ही मिलेंगे। अब क्वाड्रेटिक के रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? यस सर। यस बचे हुए दोनों रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखो कि प्लस माइनस अंडर रूट -3 माइनस रूट -3 मतलब आयोटा डिवाइड बाय 2 को अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से जेड की 2 वैल्यू आई। एक वैल्यू क्या आई, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा, और दूसरी वैल्यू क्या आई, -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। ठीक है? तो Yes, बेसिकली मैंने अपनी जो क्यूब रूट ऑफ, बेसिकली ये जो था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके तीनों रूट्स पता कर लिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है? और ये मुझे करना था एक्चुअली। तो जेड क्यूब इक्वल टू 1 या फिर जेड क्यूब इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 रूट होंगे उसमें से एक रूट होगा 1, दूसरा रूट अपन ने क्या निकाला, -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, या फिर हाँ जो भी लिखना लिख लो। और तीसरा रूट मैंने क्या अज्यूम कर लिया, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ये तीनों रूट्स के रूट्स आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर एनालिसिस, देखो यहाँ पे मैं एक एक चीज को प्रॉपर्ली इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर आप एग्जाम में भूल जाओ तो इन तरीकों को ध्यान रखना है क्या है एक्चुअली। अब इनके बारे में अगर मैं इनको यहाँ पे प्लॉट करूँ, तीनों रूट्स को अगर हम प्लॉट करें तो देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे आएगा। पहला रूट तो कहाँ पे आ जाएगा, 1 रियल एक्सिस पे। रियल। वेरी गुड, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पहला रूट। अब दूसरा रूट क्या है, एक तो ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट पहले वाला। ये वाला जो है, ये पहला वाला वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये वाला किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू कितनी है, √3/2, कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आएगा, है ना? बोलो। यस सर। अगेन इसका अगर मॉड्यूलस निकालोगे तो वो मॉड्यूलस भी कितना आएगा, 1 आएगा। यस सर। मॉड्यूलस कितना आएगा, 1। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स, उसका दूसरा रूट Z2, तीसरा रूट आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी के जस्ट नीचे Z3, और इसका भी मॉड्यूलस कितना होगा, 1। ठीक है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। अब अगर आप एक और बार इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, इस वाले का आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट निकालने का तरीका वही होता है, याद आ रहा है, tan इनवर्स मॉड b/a, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, है ना?
तो जब आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो इसका आएगा 120 डिग्री। इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का 0 0 रियल एक्सिस पे तो, है ना। और इसका आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली यहाँ पे निकालोगे तो माइनस 120 डिग्री आएगा। निकाल के देख लेना, आर्ग्यूमेंट निकालना ऑलरेडी आपको आता है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। तो बेसिकली क्या देखा आपने, ये पूरे 360 डिग्री को इसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यस सर। तो मतलब अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा सेंटर को ओरिजिन मानते हुए, रेडियस को 1 मानते हुए, तो सर्कल इन तीनों से पास करेगा क्योंकि तीनों की रेडियस 1 है, और इसको 3 हिस्सों में इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। यस सर। तो इस सर्कल पे मेरे तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें इसको सहूलियत के लिए इन्होंने अगेन एक नाम दे दिया, इसको नाम क्या दिया था, ओमेगा। इसको क्या नाम क्या दिया है, ओमेगा। तो ओमेगा क्या है आपका, -1/2 प्लस √3/2 को आपने क्या नाम दे दिया है, ओमेगा। अब मान लो अगर इसका स्क्वायर करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब अप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा के बराबर आ जाएगी, मतलब इसी के बराबर आ जाएगी। मतलब इसको अपन ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके देख लेना, इसके बराबर ही है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेसिकली अगेन इसको सिंप्लीफाई किया कि z³ - 1 = 0। इट इज द ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के 3 रूट्स आए, 1, दूसरे को मैंने नाम दिया ओमेगा, और उसी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये कहां पे लाई करते, एक सर्कल को अगर मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये बराबर है, ये 120 120 120, इन तीनों में आपस में एंगल कितना है, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। इन तीनों में आपस में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तीनों का मॉड्यूलस भी क्या होगा, सेम होगा। क्या बात समझ में? ठीक है। अब और भी चीजें जो इसमें एनालिसिस करने वाली थी काफी अच्छी, उसमें से एक ये था कि हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अगर मैं ध्यान में थोड़ा बहुत, कि बचपन में एक चीज पढ़ी थी, किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट, जैसे मान लो अगर मैं कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख दूं, ax³ + bx² + cx + d = 0, इसके रूट से मान लो अल्फा बीटा गामा, इसका सम ऑफ द रूट कितना आता था, -b/, हाँ, टेकन 1 एट अ टाइम मतलब -b/a, टेकन 2 एट अ टाइम अल्फा बीटा + बीटा गामा, इसकी वैल्यू c/a, प्लस का c/a, और तीनों को एक साथ ले लेंगे तो -d/, माइनस का d/a। ठीक है, यही सेम। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, बता दी तो एक चीज और ध्यान रखना कि ये n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी वैलिड है। इसी तरह से अगर n डिग्री पॉलिनोमियल हुआ मेरा, ax⁴n + bx⁴n - 1 + cx⁴n - 2 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट कांस्टेंट टर्म, मान लो आपने कुछ, चलो इसको एक काम करते, a1 a2 a3 अप टिल an, लास्ट कांस्टेंट नंबर an बोल दिया। इसके रूट से मान लो आपके पास α1 α2 α3 एंड अल्फा n इसके रूट है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि समेशन ऑफ अल्फा आई, सारे रूट्स का सम कितना आएगा, -a2/a1, -a2/a1। जो सेकंड टर्म है वो यहाँ से माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा, ध्यान रखना, -a2/a1। अब ये एक सिंगल लिया, टेकन 2 एट अ टाइम, a3/a1, याद रखना है, बहुत बेसिक कंसेप्ट। अब चाहे डिग्री 4 और डिग्री 5 ऐसे निकालोगे, और सारे को एक साथ ले लेंगे तो नहीं, लास्ट का जो आखिर में an यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे पावर n ऑड थी तो नेगेटिव आया, है ना। यस सर। और पावर n इवन होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? अब वो डिपेंड करता है an का साइन क्या है ना। अब ये प्लस में भी आ सकता है, बेसिकली आ रहा है समझ में। an का साइन नहीं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेगा, कितनी टर्म्स हैं, क्योंकि अल्टरनेट अपन क्या, एक पहले के लिए प्लस फिर माइनस, फिर अगले के लिए प्लस फिर माइनस, फिर अगले के लिए प्लस फिर माइनस, लास्ट अब यहाँ पे क्या कौन सा साइन आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं कि यहाँ पे मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z³ - 1 = 0, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसके रूट्स आ रहे हैं, एक रूट आया 1, दूसरा रूट आया ओमेगा, तीसरा रूट आया ओमेगा स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। -b मतलब x² का कोएफिशिएंट है ना। अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट तो 0 है, तो -b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, है ना। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। दूसरा आप इन तीनों का सम भी करते तो भी आप देख सकते हैं, इन तीनों का सम भी 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। ओमेगा³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओमेगा³ बोलो या इसको जनरलाइज करके ओमेगा की पावर 3n बोल दो, जितनी भी क्यूबिक पावर होगी उन सबका कितना आएगा आंसर, 1। ओमेगा³ ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 12 उन सबका आंसर कितना आएगा, 1।
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ध्यान रखना इन तीनों का सम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इन तीनों का सम हमेशा क्या आएगा, 0। अब ओमेगा क्यूब को आप दो में भी दे सकते हो, ओमेगा इंटू स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब ओमेगा स्क्वायर को मैं 1/ओमेगा भी लिख सकता हूँ। मतलब एक जो रूट है आपका ओमेगा स्क्वायर, ये आपको 1/ओमेगा भी इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हल्का हल्का दिमाग में रखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। अब जब एग्जाम वो जेई कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस में दिया नहीं उसने। समझ पा रहे हो? तो कैसे ट्रिक खेलेगा वो, आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा जिसके इसको ये दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे देगा। तो इनको देख के आपको क्या पहचाना, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। वो कभी भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन वो क्या बोलेगा, लेट वन कॉम्प्लेक्स नंबर भी -1/2 प्लस √3/2 आया, दूसरा भी ये दे देगा। मतलब बेसिकली आपको क्या सोचना, अरे ये तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया है, और जैसे ही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिमाग में आए, ये सारी प्रॉपर्टी दिमाग में आ जाएगी। क्या कि एक तो उन तीनों का सम 0 होगा और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 के बराबर। 1। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी बोला है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जेई ने सर, पूछा बोला 2020 में। अब वो तो बोलेंगे सर अगर आप उनको कंप्लेंट भी करें भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने सिलेबस में दे दिया ही नहीं, बोले वो हमने कहा उससे क्वेश्चन दिया, हमने तो अल्फा दे दिया, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। बल्कि क्वेश्चन क्या है उससे। क्लियर है? यहाँ पे जो अल्फा दिया है, क्या दिया है अल्फा, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। बोलो। यस सर। और ये हमने क्या पढ़ा, ये मेरा ओमेगा के बराबर ही है क्या? सर ठीक है। हाँ, अब लगाओ दिमाग क्वेश्चन में। आपको देखो 2020 में क्वेश्चन आया था, बेसिकली आपको ये ओमेगा ही दिया, पूछा है क्वेश्चन में 2 प्लस अल्फा की पावर जो 4 है, इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं a प्लस बी अल्फा के टर्म्स में लिखूं तो a और b क्या होगा? सोचो जरा। अल्फा मतलब क्वेश्चन में ओमेगा है। या क्या कैसे करें? सर पावर 4 को ओपन किया है। हाँ, और अल्फा की जगह आप चाहो तो ओमेगा रख दें। यस सर ओमेगा ही। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक अगर काम आ जाए कि अगर मैं इसको, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 है, तो 2 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 1 प्लस 1 में। अब देखो एक चीज सीखी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। 0। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या यूज कर सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये भी बहुत बार काम आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, चाहो तो यूज कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना? राइट? राइट और नो? Yes, sir. ठीक है। यस सर। 1 आने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। आपको पता ही है 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन आपको पता ही है ना। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर एंड सो ऑन, हाँ है ना। तो इसका एक्सपेंशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दें तो 4c0 माइनस 4c1 इंटू एक्स मतलब ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस के बाद फिर प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस 4c3 एक्स क्यूब मतलब ओमेगा की पावर 6, और लास्ट में आ जाएगा 4c4 ओमेगा की पावर 8। अब बस वैल्यू पुट अप कर देंगे, हाँ है ना। ये हो जाएगा Yes, sir. 1 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। 4c2 की वैल्यू कितनी आती है एक बार बताना। Sir, 60. 6 ओमेगा, अच्छा ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा सर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। यस यस सर। तो ये ध्यान रखना, ओमेगा की पावर 3n 1 है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 कितना हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 रिमाइंडर 2 आया तो ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, कि ओमेगा की पावर यस सर। 3n 1 होता है ना, तो इसमें अगर दोनों तरफ ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओमेगा बन जाएगा, एक और बार ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो पावर 4 मतलब इसको लिख सकते हो अगेन ओमेगा, पावर 6 को तो 1 लिख देंगे, यस सर डायरेक्ट। तो वो हो जाएगा 1, और ये जगह पावर 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, मतलब ओमेगा स्क्वायर, राइट। सर तो आपके पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद चीजें क्या क्या बच रही है देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में एक तो ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है देख लो फटाफट, इसको a प्लस बी ओमेगा के टर्म्स में लिखना है आपको आंसर, एक कांस्टेंट टर्म और ओमेगा का टर्म्स, बाकी सब ओमेगा स्क्वायर को हटा देना है। देखो कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। सर ये सिंपलीफाई करके फिर कंपेयर किया है। हाँ देखो ध्यान से, हाँ सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 है, एक 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा सर स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर की जगह वापस से 1 प्लस ओमेगा डाल देंगे। हाँ वही वही, देखो एक तो इसको मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब क्या क्या बच रहा है मेरे पास, कौन ये सेम कोएफिशिएंट वाले, -4 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा अगेन यहाँ पे, और एक बचेगा 6 ओमेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करवा रहे हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, माइनस ओमेगा। माइनस, माइनस ओमेगा। क्योंकि मेरे को आंसर ओमेगा के टर्म्स में लाना है। तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा का +4 ओमेगा, और प्लस 6 ओमेगा आया ना, यस सर 9 ओमेगा। तो कितना आ जाएगा 9 ओमेगा। यस सर। ठीक है, हाँ 9 मतलब बेसिकली ओमेगा मतलब अल्फा, 9 अल्फा के बराबर आया। अब इसको कंपेयर किससे करोगे, ए प्लस बी अल्फा से, तो ए प्लस बी अल्फा आपके पास 9 अल्फा के बराबर, तो ए 0 और बी की वैल्यू यस सर। कितनी है 9, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9। आया समझ में। यस सर। अब देखो अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी हम देख रहे हैं अगर इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये 4 नंबर गारंटी देके जाएगा। और देखो 4 4 नंबर करके बूंद बूंद से घड़ा भरते जाओगे ना, अपना कॉन्फिडेंस फिलअप होता जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा अपन ने, आज कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हो, जेई के क्वेश्चन कर रहे हो, तो अंदर से थोड़ा बहुत तो आएगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता तो अप्रोच करने लायक है ना। अरे बोलो, यस यस सर। यस सर एक सर। चीज पढ़ा है तो कहीं पूछनी ना थी कहीं थोड़ा बहुत इसी तो वाले कॉन्फिडेंस में। आया होगा कि नहीं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं मैं तो अप्रोच इसको जरूर करेंगे, और इजी मीडियम लेवल का अगर आया तो जरूर उसको मैं सही कर लूंगा, और मेरे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर पक्के हो रहे मतलब आप हजारों लोगों को पीछे कर रहे हो, क्योंकि एक नंबर से भी हजारों में रैंक ऊपर नीचे होती है, और 4 नंबर में से तो बहुत बहुत ज्यादा रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। पिछले वाले में सीधा ओमेगा की वैल्यू डाल के बाद में मैनिपुलेट नहीं कर सकते थे। हाँ जो भी करना हो, अगला करो चलो। अगेन देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन दिया है क्या क्वेश्चन में, यस सर। लेकिन क्वेश्चन बोला तो नहीं है, लेकिन आपको चमक के कैसे चमकेगा कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होते थे, इसके सर रूट्स, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा और यूनिटी। ओमेगा स्क्वायर। हाँ अब देखो इसलिए डेरिवेशन करवाया गया था ताकि आपको ये दिमाग में आए कि इसके ही रूट्स अपन ने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकाले थे, याद आ रहा है। देखो ध्यान से, है ना, एक फैक्टर तो ये बना था, दूसरा फैक्टर क्या बना था ये, और इसी फैक्टर के रूट्स हमारे क्या आए थे, एक ओमेगा आया था, दूसरा क्या आया था ओमेगा स्क्वायर आया था। ओमेगा स्क्वायर। अब देखो कितना उन्होंने चालाकी अपनाई कि भाई उन्होंने दिया नहीं डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया गया। तो इस इक्वेशन के रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बेसिकली जेड के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको एक को बोल दिया जेड और दूसरा आपका जो भी है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या सीखी अपन ने, एक तो ओमेगा क्यूब या फिर जेड क्यूब कितना होना चाहिए 1। अब देखो जेड की जगह यहाँ पे ओमेगा यूज किया गया है ना, समझ में आ रहा है आपको। यस ठीक है, तो एक तो आपको क्या क्या पता है, ओमेगा क्यूब आपका होता है 1, और दूसरा आपको क्या पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह होता है आपका 0। लगाओ दिमाग चलो।
बताओ क्या किया जाए। सर जो पहली वाली टर्म है ना उसमें एलसीएम ले लेते हो तो ऊपर जेड स्क्वायर प्लस 1 आएगा, फिर ऊपर जो है वहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस जेड आ जाएगी, वहां से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक तो हर टर्म का एलसीएम लेके, और दूसरा कोई तरीका, एनीवन एल्स? सर हाँ बोलो बोलो। सर सर 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो उससे वेरी गुड। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो अभी मैंने एक चीज और बताई थी, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली किसी एक का रेसिप्रोकल, या तो आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा लिख सकते हो, या फिर ओमेगा को 1 बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ है ना? यस सर। यस सर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर उस चीज को मैं अगर यहाँ पे यूज करूँ तो 1 बाय जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। जेड की जगह जो भी यूज करना, तो जेड को अगर आपने ओमेगा बोला है तो ये हो जाएगा ओमेगा, और 1 बाय जेड की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की जगह वापिस ओमेगा आ जाएगा। अरे हाँ है ना, नहीं आ रहा समझ में? यस सर। जेड की जगह Yes. ओमेगा रख रहा हूँ, और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा, और 1 बाय ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर। अगेन देखो यहाँ पे जेड क्यूब है, जेड क्यूब तो कितना हो जाएगा 1, 1 फिर पावर 4 जो होगा, पावर 4 को वापिस जेड ही लिखेंगे। अरे ओमेगा की Yes. पावर 4 जो होता है वो ओमेगा के बराबर ही तो होता है, तो मतलब Yes. बेसिकली यही चीज वापिस आ जाएगी, और पावर 5 भी इसी के बराबर आ जाएगा, और पावर 6 भी इसी के बराबर आ जाएगी, है ना? तो ये सेम चीज कितनी बार लिखी गई है, ये तो सेम है, तो ये 4 बार। अरे बोलो, यस सर। यस तो कितना कितना आसानी से हो रहा है, देख रहे हो प्रॉपर्टी बिना कैलकुलेशन करे। और ये कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8, है ना? अब बताओ वापिस क्या करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 1. माइनस 1। Minus. अरे हाँ है ना, यस सर। 12। देखो बिना कैलकुलेशन के काम हो गया, क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी का इस तरह से अप्लाई Yes. एप्लीकेशन आपको सीखना है। ये तीन ही प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और रेसिप्रोकल वाला ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा को 1 बाय ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन था, याद रख लोगे? यस सर। Yes. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं 2023। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करते हुए क्वेश्चन। बेसिकली तो है तो एक ही चैप्टर। तो इस साल के पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, 24 जनवरी को पहला पेपर हुआ था, जैसे इस साल भी होगा आपका, ये पिछले साल भी 24 जनवरी को ही था, इस साल भी 24 जनवरी को, उसमें पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ये बताने के लिए दिया गया है ताकि कि भाई जेई कहाँ तक जा सकता है, घूम घूम के भी। लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आपसे सारे क्वेश्चन मतलब हो जाएंगे, घबराओ मत, करो ट्राई। सर ऑप्शन बी।
ओके, बाकी लोग भी देख लो जल्दी जल्दी। अगेन सबसे पहली चीज, अगर ये रूट्स है तो इक्वेशन कैसी होगी, तो मुझे पता ही इक्वेशन बनाने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। पहली चीज तो ये होती है इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्यू क्यू उड़ जाएगा और 2 ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू स्क्वायर आएगा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो इक्वल टू 0, जो भी आना होगा, चलो आ जाएगा वो तो खैर। अल्टीमेटली मुझे जो दिया हुआ है उसको मुझे ध्यान से देखना है। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस रूट 3 आयोटा की पावर 200, अगेन पावर हायर पावर है। इसका मेरे को सिंप्लीफाई करके इस तरह से दिया, तो पी और क्यू क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म। हाँ, लेकिन उसके पहले आप ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी अभी पढ़ा था अपन एक चीज, 1/2 रूट 3/2 आयोटा, है ना। यस हाँ सर। सर। ठीक है, उससे ज्यादा वो अप्रोच है। और दूसरा आपको यहाँ पे दिख भी रहा है 2 बाहर कॉमन आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। तो 1 और रूट 3 जब भी दिखे तो ये तो चमक जाना चाहिए अब कि पावर 200। अब ये 200 पावर तो बाहर आ जाएगी, 2 की पावर 200, अंदर जो बचेगा 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा, ये क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा। अरे ओमेगा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब ओमेगा के पावर 200 आई है। अब इस 200 को मैं पहले 3 से सर डिवाइड कर लेकिन दूं, -1/2 होता है ना। -1/2 होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ओमेगा कितना होता है, यस सर। -1/2 होता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको -1/2 बना सकते हैं क्या, माइनस बाहर निकाल ले तो। माइनस बाहर ले लो, है हाँ ना, सर ये कर लो। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अरे यस बोलो, सर। अब ये जो हो गया -1/2 प्लस रूट 3/2 आया था, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा। है ना। और पावर इवन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस माइनस, वो माइनस भी नेगलिफाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। यस यस सर। सर। देखो यही आपको धीरे धीरे आखिर आज दिख गया ना, तो आगे भी दिख जाएगा। जब भी 1 माइनस रूट 3 या रूट 3 माइनस 1 दिखे तो ये अप्रोच ट्राई कर लेना। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखा, -2 कॉमन ले लिया। अब ओमेगा की पावर 200 है तो देखना पड़ेगा 3 की मल्टीपल में इसका रिमाइंडर क्या रहा, तो 3 से इसको अगर डिवाइड करोगे 3 2 6 आएगा। हाँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो बेसिकली क्या है, 3n प्लस 2 है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये यस सर। यस सर। ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 200 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर तो पता ही है आपको क्या होता है, याद है। यस सर। ओमेगा स्क्वायर मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, हाँ है ना। अगर इसको ओमेगा बोला तो ये ओमेगा स्क्वायर होता था। हाँ सर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1/2, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट वाला, माइनस रूट 3/2 आयोटा। 2 कॉमन लोग कैंसिल कर दोगे तो 2 की पावर 199, और अंदर क्या बचेगा, -1 माइनस रूट 3। देखो इससे जल्दी हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। 2 लाइन में ही हो गया, 3 लाइन में। अब कंपेयर करके पी भी पता चल जाएगा, क्यू तो पी कितना आ जाएगा, -1 -1 क्यू कितना आ जाएगा, -√3। वैल्यू पुट अप करोगे आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे आप। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ये भी आया था सेकेंड शिफ्ट में, सर ये सेम क्वेश्चन नहीं है। सेम ही सर ये तो क्वेश्चन सेम वाला है। है। ये पहले भी जेई में बहुत एक दो बार आ चुका था, लास्ट ईयर इलस्ट्रेशन में भी लिया था, और देखो सेम क्वेश्चन है, हाँ है ना। यस सर। अब याद रख लोगे ना ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक यस है, अब ये थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड है, कैसे करेंगे इसको। Z1 और Z2 तो दिया है, जेड के बारे में पूछा, जेड का लोकस क्या होगा, तो आपको क्या सिखाया था, कुछ भी नहीं समझ में आया था। जेड की जगह क्या मानोगे, सर एक्स और एक्स प्लस प्लस वाई आयोटा वाई। हाँ एक्स प्लस आयोटा वाई। ज्यादा दिमाग मत लगाना, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप सबसे बेसिक क्या करोगे, जेड प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेना, सिंप्लीफाई करके देख लेना इस हाइपरबोला आ रहा है कि लाइन आ रही है कि क्या आ रहा है। क्लियर है,
यस सर। यस ठीक है, यही अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आए थे 2023 के सारे बेसिक्स थे, जो कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन थे वो यही थे। क्या ये बात समझ में आई? ये Yes, चैप्टर अपन ने, मैंने अपने एंड से जो थ्योरी थी बेसिक को कवर कर दी है। थोड़ा सा आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हो रहे हैं जो एकदम पूरा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन मामूली सी एक दो चीजें, तो वो अगली क्लास में 15 मिनट का ही रहेगा। तो 15 मिनट में आपको मैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक हिंट दे दूंगा, जो कभी कभी छोटा मोटा काम आए तो देख लेना। बाकी इसके अलावा जो ये सिलेबस का पोर्शन है, जो जो मैंने आपको बताया कि उसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट आ रहा है, फिर दूसरी चीज आपके पास मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनकी प्रॉपर्टीज, और बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो हमने चीजें देखी थी, इन इलस्ट्रेशन को पहले बहुत ध्यान से आज देख लेना। और फिर थोड़े बहुत और पीवाईक्यू अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगा 2022 के भी और 2020 के भी, उनको आज आप घर पे ट्राई कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बस सर, समझ में? सर इसमें से एक क्वेश्चन बता दो सर, वो जब z बराबर नॉट इक्वल टू 1 आया था, मेरी अचानक से क्लास लीव हो गई थी, सुना नहीं था आगे क्या बताया आपने। नहीं, वापस ट्राई कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है सर। वापस ट्राई कर लेना। क्वेश्चन ओके बेसिक ही है, कुछ तो सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है नोट्स में, एक बार खुद से एक बार वापस ट्राई कर देना, हो जाएगा। अल्टीमेटली अब जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उनको आपको घर पे जाके ट्राई करना है। क्लियर है? ठीक है सर एक चीज पूछनी थी हाँ, पूछो पूछो। सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर अगर हम कोई फ्रैक्शनल पावर सॉल्व करें तो सॉल्व नहीं हो सकती फिर? फ्रैक्शनल मतलब सर 1/3 1/2 कोई पावर हो तो? किस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब समझ नहीं पाया मैं, कैसी सर इक्वेशन कह रहे हो? सर जैसे यहाँ पे ओमेगा की पावर 200 था, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते ओमेगा क्यूब की होल की पावर 200/3, तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते इसको? ओमेगा क्यूब की पावर 200/3, यस सर। उससे फिर क्या होता? सर ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है, ये पूरा 1 हो जाता है। लेकिन सर ये सही नहीं, मतलब ऐसे सही नहीं है ना, क्या गलती है इसमें, समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन देखो वहां पे आपको क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया होता, समझ आ रहा है? आपको क्या दिया हुआ था? एक टू भी साथ में मल्टीप्लाइड में था। क्लियर है? यस सर। उसमें आप करके देखना ये तरीका, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, ओमेगा की बेसिकली आप क्या कह रहे हो, ओमेगा की पावर 200 है ना, तो ओमेगा की पावर 200 को क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर ही तो आएगा वो भी। अच्छा, आप कह रहे हो कि ओमेगा की पावर 200 को अगर अपन अंदर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई करें, यस सर। तो उसमें अगर आप 3 और 1/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा की पावर, अच्छा अंदर 3 हो जाएगा 1 और ऊपर बन जाएगा आपका 200/3। ठीक है, हाँ ये सोचना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कि ओमेगा की पावर 200/3 फिर अपन यहाँ पे फ्रैक्शन में किस तरह से डील करें। खैर अप्रोच ऐसे कर, अप्रोच तो वैसे अलग है वो, कि आप पावर फ्रैक्शन में डील कर रहे हो। नहीं सर, ये तो ऐसे माइंड में आ गया इसलिए पूछ हाँ, लिया। माइंड में आ गया। एक्चुअली अपन जनरली कभी भी किसी भी ट्रिक मैथमेटिक्स में इक्वेशंस में अगर कुछ भी छेड़खानी करते तो आपने जनरली देखा होगा कि अपन पावर में छेड़खानी नहीं करते, या तो अपन उस इक्वेशन में क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, या फिर आप कुछ इस इक्वेशन में कोई नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, राइट? पावर के साथ अगर आप छेड़खानी करोगे, जैसे मान लो किसी में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख दूंगा a प्लस बी का पावर 3 और वो की पावर 1/2, तो वो रूट में आ जाएगी, तो बहुत चीजें डिफरेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जनरली अपन Yes, जब भी sir. किसी इक्वेशन को मॉडिफाई भी करते हैं मैथ्स में, तो या तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को मॉडिफाई करते टाइम या तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। कभी भी पावर के साथ हमने आज तक छेड़खानी नहीं करी। ठीक है, यस सर, ठीक है। इसके अलावा और कोई किसी को दिक्कत आ रही हो? ठीक है, दूसरी चीज, अभी मैंने खैर ड्रॉपर्स बैच में तो ग्रुप में भी शेयर कर दिया, बाकी के ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा। एक बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की 11th और 12th की चैप्टर वाइज मैंने एक बुक्स अपलोड, मतलब एक नोट्स अपलोड किए हैं। वो एक एक को ढूंढ के काफी टाइम लग रहा है, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा उसमें मेरे को कुछ और करने क्लासेस की, तो वो भी मैं आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको, 11th और 12th तीनों सब्जेक्ट के एक बुकलेट टाइप है, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल भी है और जेई के पीवाईक्यू है, मेंस और एडवांस दोनों के। ठीक है, तो वहां से आप, नहीं था। हाँ वो तो अभी मैं करूंगा अपलोड, अभी धीरे धीरे, वो टाइम लग रहा है, एक चैप्टर को अपलोड करना बहुत टाइम लगता है, तो बाकी चीजें भी उसमें अपलोड हो जाएगी टाइमली। ठीक है, चार पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर दिए, 3 पीडीएफ आई थिंक, एक तो 11 12 की केमिस्ट्री अपलोड कर दी और एक 11 की फिजिक्स अपलोड कर दी है।
अब बचे हुए जो सब्जेक्ट है मैथ्स का और केमिस्ट्री का वो भी उसमें अपलोड हो जाएगा। बेसिकली वो 6 पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। उसमें आपको फायदा क्या है कि मान लो किसी चैप्टर को, आपको कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप मान लो बैठे हो, फ्री हो, कुछ भी करने का मन नहीं है, तो एटलीस्ट कोई भी एक चैप्टर को जो रिवाइज करना, जो ऑलरेडी हो चुका, उसके सॉल्व एग्जांपल भी देख लोगे ना। उन सॉल्व एग्जांपल को देखना कि उसके हर सॉल्व एग्जांपल में क्या अप्रोच अपनाई जा रही है, तो उससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। कभी कभी होता है ना अपन थक गए, कुछ भी करने का मन नहीं है, लेटे लेटे मोबाइल ही सर्फिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल को देखते देखते इससे अच्छा क्या करना, उन सॉल्व एग्जाम्पल को देख ले। हर सॉल्व एग्जाम्पल के अप्रोच देखोगे तो आपका फॉर्मूला भी रिवाइज होगा, कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल जाएगा। क्लियर है? देखो सॉल्व एग्जाम्पल का वो फायदा है। दूसरा, कभी आपको लग रहा है कि सर पीवाईक्यू सॉल्व करने, तो उसके अंदर पीवाईक्यू भी 2021 तक आई थिंक दिए हुए हैं, तो वो ट्राई कर लेना। बाकी 22-23 के तो जनरली अपन नोट्स में कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वो सारे Yes, सब्जेक्ट sir. उसमें डाल दिए। उसमें स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स हैं और उसके बाद आपके वो सॉल्व एग्जाम्पल और पीवाईक्यू। तो आप आगे जाके जब अपन एडवांस की तैयारी करेंगे तो इसी पीडीएफ को वापस यूज करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन उसी से सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू वाले। एंड थर्ड, एक और मैं एक अरिहंत की भी लास्ट ईयर क्या है कि हमने पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी किसी बच्चों को, तो लेकिन वो भी मिल नहीं रहा है मुझे। तो अरिहंत का भी एक मटेरियल है मेरे पास, जिसमें क्या होता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, मतलब थ्योरी दी है, उसके नीचे उसका पीवाईक्यू, फिर थ्योरी दी, उसके नीचे उसका पीवाईक्यू, इस तरह से उन्होंने दिया शॉर्ट में। तो वो भी अगर मटेरियल मिल जाएगा तो वो भी मैं चैप्टर वाइज उसमें अपलोड कर दूंगा। आप देख लेना, जो भी आपको दोनों में से ज्यादा सूटेबल लगे वो आपका जजमेंट होगा। ऐसा नहीं कि उसमें पूरा डिटेल में उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस भी चैप्टर का आपको रिवीजन करना और आप दोनों तरह की पीडीएफ देख लेना, जो भी आपको ज्यादा सही लग रहा है वो आप उसका यूज कर लेना। क्लियर है? ताकि ये आपके पास कहना एक सेपरेट मटेरियल है कि जो भी चैप्टर पुराने हो चुके आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ करना हो, अगर नोट्स वोट सब कुछ हो गया, टाइम बच रहा है, तो आप फिर इस पे जाना। नहीं तो पहला प्रेफरेंस आपका यही रहना चाहिए कि क्लास के नोट्स के सारे इलस्ट्रेशन आपके ढंग से हो गए और फिर आप दूसरी चीजों पे जाओगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा और कोई हेल्प चाहिए आपको? सर बस ये प्री बोर्ड्स आ गए ना, तब से 2-3 दिन से ऐसे परेशानी हो गई है कि Yes, sir, कुछ थोड़ा रिवाइज। schedule सर सा बिगड़ टाइम, गया। सर एक तो मेरा शाम का स्कूल है, तो मैं जब तक आता हूँ घर पे तब तक क्लास का टाइम हो जाता है पेपर देने के बाद। तो आप तो 6:45 पे स्टार्ट होती है ना क्लास आपकी? तो यस सर। सर एक आते आते ही मतलब कुछ भूख भी लगी रहती है, तो खाने पीने के भी टाइम मतलब थोड़ा चाहिए होता है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अब एडजस्ट करना पड़ेगा, 2-3 पेपर ही बाकी है, फिर तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब सर ज्यादा 2 की ही है। बात, हाँ बस तो फिर 2 ही पेपर है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एंड सेकेंड थिंग कि हाँ, मैथ्स के केस में शाम के टाइम पे जैसे कि अब अगला टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा, इसके बाद अपन, मैंने आपको कहा था कि जो 12th वाले बच्चे उनका तो ऑलरेडी जो 12th के पोस्ट स्टार्टिंग के टॉपिक है उनके आपके हो चुके अच्छे से। ठीक है, तो उनके वन शॉट अगर आपको देखने तो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। बाकी जो बच्चे हैं उनकी मैं दोपहर में इसी ऐसे ही टाइम पे अपन 12th का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। एंड जो इवनिंग में है कि इवनिंग आवर्स में हम ये जो बचे हुए 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। ठीक है? ठीक है। Yes, sir. ठीक है. हाँ, सर एक नेक्स्ट अब रिकॉर्डिंग सेंड कर आगे वाले देना। सारे टेस्ट में फुल सिलेबस ही आएगा। ठीक है, दोनों 11 हो, ड्रॉप कोर्स हो, कोई बच्चे भी हो, 12th वाले आपका सबका क्या आएगा, फुल सिलेबस पेपर बनेगा। क्लियर है? और सर जो 24 वाला वो तो 11th का ही होगा ना, एफएसटी। उसमें क्या दिया था सिलेबस में, देख लेना एक बार। फुल सिलेबस ही था सर वो भी। हाँ, तो फुल सर सिलेबस 24 वाला मतलब चेक करना, फुल सिलेबस ही है वो भी, हो गया ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो अब आपके 11-12 जेई के सब फुल सिलेबस होंगे आगे आने वाले हर संडे से। सर ओके कॉम्प्लेक्स सर। की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ठीक, और इसके अलावा और कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं सर, अभी नहीं है. नहीं सर। ठीक है, तो वो मटेरियल आप देख लेना, उसमें वो बनाने में काफी मेहनत लगी है, एक बार चेक करना, अगर अच्छा लगे तो बता देना कि सर अच्छा है और इस फायदा कर रहा है। दूसरा, इसके अलावा मैंने आपको कहा अरिहंत का भी एक मटेरियल है, वो मैं अपलोड करवाने की कोशिश करूंगा। दोनों का यूज कैसे है कि मान लो जो चैप्टर आपके हो चुके हैं ना, उनको शॉर्ट रिवीजन करने के लिए, उसमें क्या पूरा शॉर्ट में अच्छे से दिया हुआ है एग्जाम्पल भी, तो उनका आप बैठे बैठे बस पेज भी घुमाते रहोगे, उनके देख भी लोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. चलो सर और ठीक। एक चीज और पूछनी है, बुकें बहुत है और पीवाईक्यूज कहाँ से करें, मतलब जो रीजनिंग मतलब जिन्हें करना चाहिए उस वक्त, बुकें तो बहुत मिल जाती है। हाँ, तो बहुत सारी देखनी नहीं है ना आपको, जो दे रहा हूँ वो तो करो पहले। यस सर। ठीक है, जो आपको क्लास में चीजें मिल रही है वही सफिशिएंट है। एंड सेकंड, जो मैंने आपको अभी भेजूंगा बस उतना शफी, बाकी इधर उधर भागो मत, समय नहीं है आपके पास अब। क्लियर है? ओके। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय। Sir. हैप्पी नेक्स्ट डे सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।